चीख रहे थे, गाने मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए पूरी ट्रेन में, सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचे। वहाँ की सूरत हाल बहुत ही पेचीदा, बहुत ही मुश्किल है, जिस वजह से वहाँ पर जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उस तरह से कारआमद नहीं है जैसे कि होना चाहिए। फायरिंग था, फिर लॉन्चर थे, ऐसे धमाके थे कि बस अल्लाह ने बचा दिया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 6 बजने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। मुकाबला शो देख रहे हैं आप। आज हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक पर चर्चा करने जा रहे हैं। कल यानी मंगलवार को दोपहर के करीब 1 बजे बलूच लिबरेशन आर्मी ने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी। 29 घंटों का वक्त बीत चुका है, गुजर चुका है, लेकिन अभी भी 150 से ज्यादा लोग बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में हैं। तो क्या ट्रेन हाईजैक की घटना ने पाकिस्तान सेना की पूरी कलाई खोल दी है, पोल खोल दी है? हम आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने जो बोया वही काट रहा है। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट के साथ करते हैं मुकाबला की शुरुआत। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। दोपहर के करीब 1 बज रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से चली जा रही है। ये बलूचिस्तान के बोलन जिले का माशकाफ इलाका है। इस इलाके में करीब 17 सुरंगें हैं। अचानक सुरंग नंबर 8 में धमाका होता है और रेल की पटरी तबाह हो जाती है। जाफर एक्सप्रेस पटरी से उतर जाती है, तभी बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके ट्रेन पर फायरिंग करते हैं और ट्रेन में सवार लोगों को बंधक बना लेते हैं। लोग चीख रहे थे, गाने मार रहे थे, बस कुछ लेट गए, हम भी लेट गए पूरी ट्रेन में, सब लोग लेट गए कि अपनी जान बचे। बस बाहर से कुछ फायरिंग हुई, ब्लास्ट हुए। उसके बाद फिर हमें कहा कि आप लोग नीचे उतरे। लोग नहीं उतर रहे थे, मैं अपने बच्चों को लेके उतर गया। सर मैं इतना देखना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बस मैंने फौरन बचने का पीछे मुड़ के नहीं देखने। अब आप ये एनिमेशन देखिए। जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तानी समय के मुताबिक सुबह 9 बजे क्वेटा से पेशावर के लिए निकली थी। इसे करीब 1:30 बजे शिबी स्टेशन पहुंचना था, लेकिन उससे पहले दोपहर के करीब 1 बजे बोलन जिले के माशकाफ इलाके में पटरी उड़ा दी गई और इस पर कब्जा कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के कुछ जवानों समेत 400 से ज्यादा लोग सवार थे। बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी को इस बात की जानकारी थी, लिहाजा बीएलए ने सेना से जुड़े लोगों को बंधक बना लिया और आम मुसाफिरों को छोड़ दिया। उधर हम लोग को छोड़ दिया, फिर बोला आप लोग जाएं भाई, अपना रास्ता पकड़े, निकलते जाएं, आप लोग के साथ दुश्मनी नहीं है। हम लोग पैदल निकलते निकलते इधर नीचे नहर में गिर गए। हाईजैक की खबर ने पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। बोलन में बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ और बंधकों को रिहा कराने की कोशिश होने लगी। रात भर पाकिस्तानी सेना और बलोच आर्मी के बीच जंग जारी रही। वक्त बीतता गया, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसियों को पूरी कामयाबी नहीं मिली। 24 घंटे बाद भी 150 से ज्यादा लोग बीएलए के कब्जे में थे। ये जितने भी इस वक्त बीएलए के लोग हैं, ये सारे के सारे पहाड़ों में रहते हैं। पहाड़ों में उनका पूरा नेटवर्क है। वहाँ पर जो मकामी आबादियाँ हैं, छोटे छोटे देहात हैं, वहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है, क्योंकि जो लोग उनको सपोर्ट नहीं करते तो फिर ये उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके लोग मार देते हैं, लिहाजा वो मजबूरन उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो वहाँ की सूरत हाल बहुत ही पेचीदा, बहुत ही मुश्किल है, जिस वजह से वहाँ पर जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है वो पूरी तरह से उस तरह से कारआमद नहीं है जैसे कि होना चाहिए। बीएलए की प्रमुख मांग पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश का गठन करना है। बलूचिस्तान से होकर चीन का सीपीईसी प्रोजेक्ट गुजरता है। लगभग 500 अरब डॉलर वाले इस प्रोजेक्ट का बलूच आर्मी विरोध करती है। उसका कहना है कि ग्वादर पोर्ट पर स्थानीय बलूच लोगों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। पिछले 4 साल में बीएलए के 76 हमलों में 1156 पाक फौजी मारे जा चुके हैं। मैं खुद पर्सनली तो 47 के भी बंटवारे के खिलाफ था। मुझे और कोई बंटवारा ज्यादा पसंद नहीं है जी। लेकिन ये तो आपके फौज जनरलों ने आज मकाम वहां तक पहुंचा दिया है
ये चाहते हैं कि इनको ग्वादर पोर्ट मिल जाए। मैं इनके जनरलों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको पाकिस्तान इस नक्शे में चाहिए तो आप ग्वादर कबूल जाएं। पाकिस्तान बड़े बड़े दावे करता है, आतंकवाद को लेकर दुनिया से अक्सर झूठ भी बोलता है। अब इसके दावों की हकीकत भी सामने आ रही है और झूठ भी बेनकाब हो रहा है। मुकाबला में आज के सवाल कौन कौन से हैं, नजर डालिए। क्या पाकिस्तान अपने किए की सजा इस वक्त भुगत रहा है? और दूसरा सवाल यह है कि क्या ट्रेन हाईजैक ने पाकिस्तानी सेना की पोल खोल दी है? तीसरा सवाल, बलूचिस्तान के लोगों पर अत्याचार कब बंद करेगा पाकिस्तान? और चौथा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान को बचा पाना मुश्किल होता जा रहा है यहां से? इन सवालों के साथ चलिए करते हैं शुरुआत और लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे साथी उमाशंकर सिंह, सीनियर एडिटर फॉरेन अफेयर्स, स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। आरजू काजमी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान की, जुड़ रही हैं। स्कंद दयाल हैं, पूर्व राजनयिक खबर आगाह हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं और जमाल नासिर बलोच थोड़ी देर में हो सकता है जुड़ेंगे, विदेश विभाग FBM। लेकिन शुरुआत उमाशंकर जी आपके साथ करना चाहेंगे। सबसे पहले दर्शकों को अपडेट कर दीजिए कि सरहद पार इस वक्त क्या हलचल है, क्या हो रहा है। जी देखिए, अभी जो इस इलाके से जानकारी जितनी निकल के आ पा रही है उसके मुताबिक यही कि पाकिस्तान की जो सेना है, जो सिक्योरिटी फोर्स है, वो ऑपरेशन की कोशिश कर रही है। लेकिन उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कई सारे जो मुसाफिर हैं उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल वो कर रहे हैं, जो BLA के जो लड़ाके हैं, इसलिए ऑपरेशन में मुश्किल आ रही है। हालांकि इस बात में बहुत ज़्यादा दम नहीं लगती, वो इसलिए क्योंकि जो मुसाफिर वहाँ से छूट कर आए हैं और उनके जो बयानात हमने सुने हैं उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ट्रेन को हमला करके रोके जाने के बाद खुद जो बलोच के लड़ाके हैं उन्होंने उनको जाने को कहा, यानी कि महिलाओं और बच्चों को छोड़ने की, और जो बुजुर्ग जो मुसाफिर थे उनको छोड़ने का जो दावा BLA ने किया कल ही बयान जारी कर, उसमें सच्चाई नज़र आती है। क्योंकि इस बात की तस्दीक जो है वो मुसाफिर भी कर रहे हैं जो कई किलोमीटर पैदल चल के उस जगह से बाहर निकले और फिर एक ट्रेन के जरिए क्वेटा उनको लाया गया। तो ये जो ह्यूमन शील्ड वाली बात है वो समझ में नहीं आती। लेकिन दूसरी बात ज़रूर है कि ये इतना दुरूह इलाका है कि यहाँ पर सड़क मार्ग से नहीं पहुंचा जा सकता। दो ही रास्ते हैं, या तो ट्रेन के जरिए, जो कि ट्रेन एक सुरंग में फंसी हुई है, सुरंग नंबर 8 में, और दूसरा हवाई रास्ता। तो ये भी जानकारी आ रही है कि हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इस ऑपरेशन में। 1 किलोमीटर के इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है जहां पे ट्रेन ये है, और इसके अलावा 3 जो बटालियन है वो भेजा गया है। लेकिन वो उस जगह तक पहुंच पाई है या नहीं पहुंच पाई है, इसका जो कोई एक कंफर्म जो एक जानकारी है वो पाकिस्तान और क्वेटा के भी पत्रकार जो हैं वो नहीं दे पा रहे। बिल्कुल, हम सीधे रुख कर लेते हैं ना, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से ही। आरजू, चलिए NDTV पर पहली बार आपसे हम रूबरू हो रहे हैं, इसके पहले तमाम चैनल्स पर मुलाकात होती रही है, तो सलाम ले लीजिए पाकिस्तान में, हिंदुस्तान से, हमारी तरफ से, आशुतोष की तरफ से। लेकिन सवाल ये है आरजू, ये BLA भारी क्यों पड़ता है पाकिस्तान पर? पाकिस्तान आर्मी तो बहुत दम भरती है लेकिन काबू अब तक नहीं पा रही है। कलाई खुल चुकी एक बार फिर से दुनिया के सामने पाकिस्तान की। देखिए, इस तरह के ऑपरेशंस में टाइम तो लगता ही है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि कलाई खुल गई है। लेकिन हाँ, कलाई उसमें ज़रूर खुल गई है कि जो कहा जाता है कि नंबर 1 एजेंसी है, तो एजेंसी को पता क्यों नहीं लगा कि इस तरह का अटैक होने वाला था। तो पहले से इनको मालूम एजेंसी को होना पता चाहिए। क्या लगा? एजेंसी के तो लोग ही अंदर हाईजैक हो गए थे। तो आप ये देखिए ना कि क्यों इनको पता नहीं लगा, और बहुत देर के बाद इनको खबर हुई जब अटैक हो गया, जब हालात काबू से बाहर हो गए। और दूसरी बात ये कि कई लोग जो हमारे यहाँ ये भी बात कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले जो है वो हमारी जो फौज है या इस्टेब्लिशमेंट है और गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, वो एक रोड के ऊपर ट्रैवल ना करें, बाय रोड ना आए, और उनके ऊपर अटैक होने का खतरा है। तो फिर इतने सारे लोग जो हैं वो ट्रेन के अंदर एक साथ कहाँ भेजे जा रहे थे, क्यों भेजे जा रहे थे, और उस वक्त क्यों नहीं सोचा गया कि कोई अटैक हो सकता है? ये छोटे छोटे अटैक तो बहुत टाइम से बलूचिस्तान में चल रहे हैं। बलूचिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, मीडिया भी वहाँ पर कोई ख़ास रिपोर्टिंग नहीं कर पाता और सिर्फ अंदाज़ा ही दिया जाता है। लेकिन अगर हम सरदार अख्तर खान मैंगल को सुने तो उनका यही कहना है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और गवर्नमेंट जो है वो कुछ करने के लिए बिल्कुल बेबस दिखाई देती है। उसके साथ ही आपने मौलाना फजलुर रहमान को भी सुना होगा, जिन्होंने कहा है कि 5 से 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं बलूचिस्तान की जो अलहदगी चाहते हैं, और अगर वो UN में गए तो उनकी बात को सुना जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग जो हैं, या कह लीजिए जो
एजेंसी के लोग हैं और जो गवर्नमेंट के लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं वो बलूचिस्तान को सीरियसली नहीं ले रहे, वो इन अटैक्स को भी सीरियसली नहीं ले रहे। वरना बीएलए पहले इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी अब हो गई है। यानी कि इस वक्त आप ये देखिए कि जो पेशावर में बच्चों के स्कूल पे जो अटैक हुआ था उसके बाद ये सबसे बड़ा अटैक है पाकिस्तान का। और इस ठीक है। बात को भी कल पूरा दिन ऑलमोस्ट मीडिया पे नहीं आने दिया गया और इस वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो हम आपको शायद बता भी ना पाए। ठीक है, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, आप तो बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, इसके पीछे के इनसाइड स्टोरी क्या है सर? दर्शकों को जरा इस पर बताइए, जो पाकिस्तान के अंदर और जो बलोच के अंदर जो हलचल है इसको लेकर, इसका इंपैक्ट क्या देखते हैं आप भारत पर भी? जय हिंद आशुतोष, जितने भी पैनल में लोग हैं और पाकिस्तान से आरजू काजमी हैं उनको मेरा सलाम है। देखिए, आपने 4 सवाल खड़ा किए थे और एक सवाल आपने स्पेसिफिक मेरे से पूछा है कि आप किस तरह इस चीज को आकलन करते हैं, कैसे देखते हैं। देखिए आशुतोष, यदि आप आकलन करेंगे तो आपको इतनी भयावह तकदीर देखेंगे और एब्सोल्यूट क्लियरिटी आपको मिलेगा स्ट्रैटेजिकली क्या हो रहा है। देखिए, बलूचिस्तान का जो मसला है 1948 से ही चल रहा है। किस तरह से, मैं उस हिस्ट्री में नहीं जाता, किस तरह से बलूचों को, वहां के लोगों को, जो कि 48 जमीनी, यदि आप देखेंगे 48% जो पाकिस्तान की पूरी जमीन है वो बलूचिस्तान का हिस्सा होता है और मात्र यदि 25 करोड़ में से 1.25 करोड़ ही लोग यहाँ रहते हैं। और किस तरह से इनकी प्रताड़ना की गई है, ये लगातार 48 से आप देखिएगा तो बहुत सारे चरण हुए हैं। जो अभी का चरण चल रहा है, और आरजू जो कह रही थी कि शायद पाकिस्तान की फौज और उसकी स्टैब्लिशमेंट या उसकी एजेंसियां बहुत सीरियस नहीं है, तो मुझे आरजू बहुत संभली हुई एक है, उनको बहुत मैं इज्जत देता हूं। मेरे ख्याल से ये आकलन सही नहीं होगा। बलूचिस्तान, आपके इसमें लिखा है कि अपने पापों का जो पाकिस्तान ने बोया था उसको काटने का एक सबसे ज्यादा उदाहरण आपको दिखाई देगा। क्यों मैं कहता हूं, देखिए यदि आप 4 उनके सूबों को लें, खैबर पख्तूनख्वा तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा था बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान की जो मेन इशू है वो केवल यही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर में है। यदि हेलमंड प्रोविंस में आप जाएं, जो अफगानिस्तान का सदर्न हिस्सा है, मैं कंधार की नहीं बात करता या नुमरोज की नहीं बात करता, केवल हेलमंड की ले, या आप जो सस्तान कहते हैं बलूचिस्तान जो ईरान के साथ है, ये पूरा का इलाका एक जब बात करते हैं तो बलूचिस्तान की एक परिकल्पना है और वो अभी आपको दिखती है कि जमीन के ऊपर में दिखती है। खास करके जब इन्होंने कहा कि हम अफगान के जो उनको गुलामी की जंजीरें इन्होंने काटी थी, उसके बाद ये बहुत ज्यादा शुरू हुआ है। और 2023 से आप देख रहे हैं 24 और 25, ये सबसे बड़ा, यदि कह रही थी पेशावर के स्कूल के बाद का कोई अटैक है तो ये मैं मानता हूं। ये क्या चीजों को दिखाता है? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज है, अभी आपके बलूच के एक थे, वो बता रहे थे, जो गोदार है, जो गोदार जो सी पैक का जो मेन हिस्सा है, उसके बाद ये चीजें बदली। और ये इन्होंने अपने ही केवल नहीं ताबूत के अंदर किल मार दिया है, इन्होंने इवन चाइना का जो डाउनफॉल है, मैं बार बार कहता हूं, सी पैक का और ये गोदार का हिस्सा है। हाँ। देखिए, गोदार को इन्होंने 1958 में लिया था, ओमान से खरीदा था, और जिस तरह से इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसा सपना सजोएगा जो सोने के में बदल देगा, वो इनके लिए आज पूरे बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का जो पहली आप ये देख रहे हैं, जो इसकी प्रकल्पना थी, वो सच्चाई में मुझे दिखाई दे रही है, बदलती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान आर्मी की बस की बात नहीं है, 2 कोर लगा रखा है। और आप ये बताइए, ये हाईजैकिंग, ये मेन रास्ता है क्वेटा से, यदि आप सीबी की तरफ जाते हैं, रहमियार खान होते हुए ये जाती थी लाहौर और फिर पेशावर जाती है। तो ये कोई ऐसा रेलवे लाइन नहीं है कि जो बिहार से गुजर रही। सिन्हा साहब, लगातार इस पर हम और थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन चाहते हैं कि सारे जो हमारे गेस्ट हैं पैनल के वो इंट्रोड्यूस हो जाएं और अपनी राय रख लें। हम कमर आगा साहब आपका रुख करने जा रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं आप। कमर साहब, अभी हालात को देखते हुए लगता क्या है, क्या बलोच और बलोच के लोग अगले बांग्लादेश की राह पर हैं? सीधा पूछे इन शॉर्ट तो देखने से तो सही लगता है, और कई चीज़ें हैं। एक तो बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा बनना ही नहीं चाहता था, शुरू से ही वहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया था, वो इसका पार्ट नहीं बनना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने ज़बरदस्ती
1948 में इसको एनेक्स किया। और ये लोग इनके सामने ये चाहते थे या तो भारत के साथ रहें या आज़ादी इनको मिल जाए, और इन्हें हमेशा से खतरा लगता था कि पंजाब डोमिनेटेड पाकिस्तान होगा, और वही हुआ। पाकिस्तान में जो पंजाब प्रांत है, जो जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसने बाकी प्रांतों को अपनी कॉलोनी की तरह बना लिया। वहाँ पे ना तो डेवलपमेंट हुआ है ज़्यादा, और ना ही वहाँ के लोगों के हालात सुधर पाए हैं। बहुत गरीबी बहुत ज़्यादा है, सबसे पैसे वाला प्रांत है, बहुत ऑयल गैस है वहाँ पे सुई में, और फिर उसके अलावा दूसरे मिनरल्स भी हैं, और लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं। ये वहाँ की दशा है। फिर उसके अलावा स्ट्रेटजिकली भी है, पोर्ट है ग्वादर जैसा, और उनका कनेक्टिविटी जो है वेस्ट एशिया से बहुत करीब है। 80-85 किलोमीटर पे दूरी के ऊपर ओमान है, और वहाँ से मिला हुआ बाकी देश हैं। ईरान से बॉर्डर मिलता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है उनके लिए। लेकिन डेवलपमेंट हुआ नहीं है। दूसरे बलोच, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इथनिक आइडेंटिटी जो होती है वो रिलीजियस आइडेंटिटी से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बांग्लादेश जो था वो भी मुसलमान था और आज भी मुसलमान है, लेकिन वो उनकी बंगाली आइडेंटिटी जो थी उसका क्लैश पंजाबी से था, और वो अलग हो गए। इनका भी यही है। इनको लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में बाहर से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें बाहर से इतने ज़्यादा वर्कर आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं कि इनकी लैंग्वेज, इनका खाना पीना, इनका रहना सहन सब दुश्वार हुआ जा रहा है। सब भी इनके कल्चर पे बहुत बड़ा अटैक है, भाषा पे अटैक है। इसीलिए ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी अपोज करते हैं। उससे इनको कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा, जिससे कि जो मजदूर है वो खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं छोटे बड़े वो पाकिस्तान से आ रहे हैं। आपका फौरन हम रुक करेंगे। इस बीच जिस इशू को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हम सीधा रुक कर लेते हैं जमाल नासिर बलूच का, प्रमुख है विदेश विभाग के FBM के। जमाल साहब, हंगामा क्यों है बरपा, क्या चल रहा है और क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान की आवाम भी आपको बहुत बखूबी से सुन रही है इस वक्त, पाकिस्तान के लोग भी सुन रहे हैं, आपके एक एक शब्द मायने रखते हैं। जी, जिस तरह आप लोग जानते हैं और आपके जो मेहमान है वो बात कर रहे थे बलूचिस्तान की तारीख, हिस्ट्री और मसाइल पर, तो चले बात करते हैं रेलवे लाइन पर। ये रेलवे लाइन जो पंजाब से होकर बलूचिस्तान के पहाड़ों से क्वेटा की तरफ जाती है, ये ब्रिटिश ने बनाया था। और ब्रिटिश ने, आप नीचे की तरफ आएंगे बलूचिस्तान के साउथ की तरफ, वहां पर रेलवे लाइन सी नहीं है। ये बनाया गया था क्वेटा के लिए, और क्वेटा वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रिटिश मिलिट्री बेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो उस वक्त से आज तक, जब बरतानिया ने बलूचिस्तान को आजाद छोड़ा, फिर पाकिस्तान ने उसे ऑक्यूपाई किया, मैं तारीख पर भी जाऊंगा, लेकिन पाकिस्तान के आर्मी एक एक्सटेंशन है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की, और वही स्ट्रक्चर है, और वही जो कैंट और वही जो प्रीमिसेस हैं वो यूज करते हैं, और सारा नेचर भी कॉलोनाइजेशन का वही है। पंजाब से फौजी आते हैं क्वेटा कैंट की तरफ, और वो बलूचिस्तान के ऑक्यूपेशन में जो फैसिलिटेशन का काम करते हैं वो सारा है। और ये जो ट्रेंड, जितना मुझे इल्म है, जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, और जो फौजी वगैरह जो होते हैं पंजाब से आते हैं बलूचिस्तान में, ये ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं, फिर जाते हैं बैक टू पंजाब। तो ये यहाँ से गुजर रहे थे, उनपे एक आर्म ग्रुप की तरफ से हमला किया गया। तो ये जो हमला किया गया, एक ये कंटिन्यूएशन है 1948 से, जब आगा अब्दुल करीम ने एक आर्म स्ट्रगल शुरू की थी पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन के खिलाफ। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बलूचिस्तान का मतलब सिर्फ पाकिस्तानी बलूचिस्तान नहीं है। मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं कि वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है। 1920s में, soon after the Russian Revolution, जो व्लादिमीर लेनिन थे, उन्होंने बाकू अजरबैजान में एक कांग्रेस उन्होंने हेल्ड किया, जिसमें हिंदुस्तान समेत अफ्रीका, बलूचिस्तान, हर जगह से लोग गए। डेलीगेशन थी एटलीस्ट आई थिंक 1900। बलूच भी उस डेलीगेशन में गए 1920s में, 27 साल पहले, पाकिस्तान बनने से 27 साल पहले। और उस डेलीगेशन ने ये डिमांड की वहां पर कम्युनिस्ट रशिया से कि बलूचिस्तान को ब्रिटिश एम्पायर ने ऑक्युपाई किया है, उसको डिवाइड किया है, हम एक यूनिफाइड एक इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान चाहते हैं। और पाकिस्तान की तरफ से जरूर आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में या उनकी जो जर्नलिस्ट है उनकी तरफ से कि ये एक
हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है या अफगानिस्तान सपोर्ट कर रहा है या एक ऐसा इशू है जो कि शॉर्ट टर्म इशू है। नहीं, ये एक नेशनल इशू है, बलूच कौमी मसला है। और बलूच कौमी मसला उस वक्त हल होगा जब बलूचिस्तान आजाद होगा या एक रेजोल्यूशन की तरफ इस चीज को लेके जाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान डिनायल मूड में है, जैसे आप देख सकते हैं, और वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि बलूच कौम उसके साथ रहना नहीं चाहती। और सबसे बड़ा इशू यही है कि जो एग्रेसर है वो समझता है कि मैं एग्रेसर नहीं हूं, मैं सेवियर हूं। नहीं, आप लोग तो कह रहे हैं कि जुल्म का इंतहा जो है वो पार कर दिया पाकिस्तान ने, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, हर एक विभाग में, चाहे अर्थव्यवस्था हो, आप लोगों से लेता है, दोहन होता है, जुल्म होता है, लेकिन देता कुछ नहीं है। पाकिस्तान तो खंडन करता है ना, तो किस तरह से जुल्म, जरा इन शॉर्ट थोड़ा बताएंगे। पाकिस्तान बहुत से टैक्टिक यूज करता है वहां पर, और पॉलिसीज चेंज करता रहता है। मुझे याद है 2009 में इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया था अपना एक पॉलिसी, किल एंड डंप, उसको ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक नाम खुद दिया अपने एक रिपोर्ट्स में, जो 2010 को उन्होंने रिलीज किया था। तो 2009 से पहले भी वो ऑब्जेक्शन करते थे और लोगों को हेलीकॉप्टर से 1970s में उन्होंने बहुत से रिकॉर्डेड ये फैक्ट्स हैं कि वो फेंकते थे टॉर्चर के बाद। लेकिन 2009 में उन्होंने एक सिस्टमैटिक एक चीज शुरू किया कि 2009 से अब्डक्शन शुरू की, उनको टॉर्चर सेल में लोगों को मारते थे, फिर उनके बॉडीज डंप करते थे बलूचिस्तान में। तो यहाँ से वो जो फ्रेज ह्यूमन राइट्स वॉच ने लिया, किल डंप, उनको पहले पकड़ो, उनको टॉर्चर सेल में मारो। इस सवाल का जल्दी से एक जवाब, क्विक रिएक्शन हम ले लेते हैं आरजू काजमी से। आरजू, देखिए, ये जो बात कर रहे हैं वो अभी तक कोई ऐसे न्यूज़ में या पब्लिक तो नहीं हुई है, लेकिन डेफिनेटली ये बात ज़रूर है कि मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान से बहुत लोग इस्लामाबाद, जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आते भी हैं और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे प्रोटेस्ट भी करते हैं कि उनके मिसिंग पर्सन्स का इशू को सॉल्व किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आकर उनसे ना तो बात करता है, ना ही पूछता है, और हर दूसरे दिन ये इशू जो है ये बढ़ता चला जा रहा है बलूचिस्तान का। ठीक है, उमा शंकर जी। जी देखिए, जो यहाँ पे हम मसला डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी गलत नीतियों का शिकार हुआ है, तो उस मामले में हमें ये देखना होगा कि कैसे जब भारत के ख़िलाफ़ जब आतंकवाद होता है तो पाकिस्तान की तरफ से जो है ये कहा जाता है कि ये आज़ादी की लड़ाई है। लेकिन इसी तरह की बात जब बलूचिस्तान से उभर कर सामने आती है तो कहते हैं कि दहशतगर्दी है। तो जो दोहरा रवैया है पाकिस्तान का, वो दशकों से चलता रहा है और इसका खामियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। मैं कई बार पाकिस्तान गया हूँ, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से, चाहे वो सर्विस में हों या फिर वो सेवानिवृत्त हों, उनसे बात होती रहती है। एक बार ऐसा ही एक वाक़या हुआ, हमने उनसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि जब आपने तालिबान को सपोर्ट किया, जो सोवियत सेना के खिलाफ लड़ रही थी अफ़गानिस्तान में, तो उस समय आपने गलती की, क्योंकि अब आप कहते हैं कि हम जो हैं विक्टिम हैं, हमको आतंकवाद सताता है, मारता है। तो जो आप विक्टिम कार्ड दुनिया के अलग अलग मंचों पर जाकर खेलते हैं, कि आपको लगता है कि उस समय आपने गलती की? तो उनका एक बहुत ही जवाब था। लगता है कि आगे जमाल नासिर बलोच जुड़े हुए हैं, उनको शायद जाना भी इंडिकेशन मुझे बार बार मिल रहा है, तो अगर आप उनसे जल्दी से कोई सवाल लेना चाहें तो ले लीजिए। जी, तो मैं एक लाइन में बात पूरी कर दूं। उन्होंने कहा कि जिस समय हमने ये पॉलिसी अपनाई, उस समय हमारे पास कोई और जरिया नहीं था, लेकिन अब हमें लगता है कि ये हमारे गले की हड्डी बन गया है। तो आतंकवाद पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गया है। हम जो जनाब हैं उनसे ये जानना चाहते हैं कि उनको क्या, जमाल साहब, आपको क्या लगता है कि रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल में उस पूरे इलाके को छोड़ने को तो तैयार नहीं होगा, क्योंकि दशकों से वहाँ पे बलोच लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई उसका नतीजा नहीं निकल रहा। तो रास्ता कैसे निकलेगा? जी, रास्ता पाकिस्तान को निकालना है, क्योंकि पाकिस्तान एग्रेसर है, पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया। पाकिस्तान को ये समझना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के अलावा यहाँ पर कोई चारा नहीं है उसके लिए। पंजाबी भी मर रहे हैं, बलूच भी मर रहे हैं, बहुत सी ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं। तो पाकिस्तान को ये बात समझना होगा, क्योंकि पाकिस्तानी जिस तरह पाकिस्तान के जो लोग हैं, जर्नलिस्ट, वो जानते हैं कोई भी मसला होता है ये डायरेक्ट लंदन चले जाते हैं इनके आर्मी चीफ और वहाँ मशवरा करने के लिए। तो आप वहाँ से कुछ सीखें। आयरिश रेजोल्यूशन हुआ था, स्कॉटिश जो उन्होंने रेजोल्यूशन हुआ था, या दूसरे इलाके हैं जहाँ पर इस तरह के मसले होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं। स्ट्रगल वहां पर इतनी ज्यादा मजबूत इसलिए नहीं है कि लोगों को शौक है बंदूक उठाने की, इसलिए है कि वहां पर कोई भी पॉलिटिकल स्पेस नहीं है। अगर जो फैमिली मेंबर्स इन फूड डिसअपीयरेंसेस के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, इनके वेल नोन जर्नलिस्ट उन पर एलिगेशन लगाते हैं कि ये बीएलए के मेंबर है।
तो ये माइंड सेट है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का और इस्लामाबाद में बैठे इनकी लीड्स का। तो जब तक ये अपना माइंड सेट चेंज नहीं करेंगे, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि बलूचिस्तान में एक कौमी इशू है और पाकिस्तान ने इसको ऑक्युपाई किया है और रेजोल्यूशन की तरफ हमें जाना है पॉलिटिकली, इस तरह के जमाल साहब रेजोल्यूशन निकलेगा कैसे? सबसे पहले तो एक ये मेरा सवाल है कि क्या बीएलए में इतना दम है, बलूच लिबरेशन आर्मी इतनी ताकतवर है? देखिए छोटी मोटी लड़ाइयां छोड़ दीजिए, ये इशू हाईजैक है, पहली बार इस तरह से चलिए चीजें भी सामने आई, लेकिन इतना मादा ताकत है बीएलए में कि वो पाकिस्तान से खुद को आजाद करा ले? देखें, ये बात हमें समझना होगा। जो आप पाकिस्तान की मीडिया भी जो मसले को एक ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ते हैं। दिस इज नॉट अबाउट बलूच लिबरेशन आर्मी, दिस इज नॉट अबाउट फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट, दिस इज अबाउट बलूच नेशन वर्सेस पाकिस्तान। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और बलूच कौम की सपोर्ट है, इसीलिए ये अब तक चल रहा है। अगर नहीं होता तो ये चल नहीं पाता। तो पाकिस्तान को ये समझना होगा कि वो एक कौम को शिकस्त नहीं दे सकती जो कि आजादी पर यकीन रखती है। दैट्स इट। अगर वो रेजोल्यूशन चाहते हैं तो रेजोल्यूशन यही है कि आप विड्रॉ करें बलूचिस्तान से, आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के इन्वॉल्व करें, विड्रॉल के जो भी एक हो सकता है कोई स्ट्रक्चर, उस पर आप आकर बात करें, बीएलए हो या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हो उनसे। और हमें रहना चाहिए एक अच्छे नेबर की तरह, टू सॉवरेन स्टेट होने चाहिए यहाँ पर। तो रेजोल्यूशन यही है। अगर पाकिस्तान इसको नहीं मानता तो पाकिस्तान का भी नुकसान है और बलूचिस्तान का भी नुकसान है। तो ये मेरे ख्याल से और रेजोल्यूशन मुझे दिखाई नहीं देता इस मसले का। जमाल साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि जो लोग आपको इस रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं, यानी बलूचिस्तान के संघर्ष को कि भारत जो है उसको खाद पानी देता है, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं बहुत फ्रैंक हूँ भारत के सरकार, मोदी सरकार पे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बलूच को सपोर्ट करें। आई एम वेरी फ्रैंक, बिकॉज वो उनके अपने इश्यूज हैं, वो खुद बहुत कॉशियस हैं इन इश्यूज पर। तो हिंदुस्तान की कोई सपोर्ट बलूचिस्तान को नहीं मिल रहा। और आजकल अफगानिस्तान का नाम पाकिस्तानी बहुत ले रहे हैं कि अफगानिस्तान और ईरान का। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरह की सपोर्ट होती बलूच को तो वो इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा, ड्यू टू जियोग्राफी एंड टेरेन ऑफ बलूचिस्तान, बहुत ज्यादा आगे जाती। तो वो जो भी है, बलूच इतने कैपेबल हैं एज ए नेशन कि अपने कॉज को सपोर्ट करें और उसको जारी रखें। तो उस तरह का कोई सपोर्ट मुझे दिखाई नहीं देता हिंदुस्तान, अफगानिस्तान या किसी और मुल्क की तरफ से। ठीक है। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, मतलब ये जो हालात हैं, अब अगर मान लीजिए बलूचिस्तान समहाउ आगे फ्यूचर में कुछ सालों के बाद अगर खुद को अलग कर भी लेता है, तो इसका आप इंपैक्ट अब कैसे देख रहे हैं? भारत के साथ, चाइना के साथ सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान या चीन? देखिए आशुतोष, एक चीज जो समझने की बात है कि 21st सेंचुरी के समय में जब रीअलाइनमेंट, अलाइनमेंट और बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ रही हैं, कार्विंग आउट ऑफ एरिया इज, मैं इसको नहीं मानता कि इम्पॉसिबल नहीं है। और बाल्कनाइजेशन, यदि आप देखिए इवन 20% उसके लिए फाइट करनी पड़ी आपको रशिया को, जो कि वो अपनी जमीन को लेना चाहता है, वो ले लिया है। और वो क्या कहता है, वहां भी इतनी ये मसला है कि रशियन ओरिएंटेड लोग रहते हैं इवन ओडिशा में। उसी तरह अभी जो बात कर रहे थे जमाल साहब, उसकी यदि आप बात को बारीकी से देखें तो ये जो चीज है वो तो मान चुके हैं कि बलूचिस्तान इज नॉट द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज अदर नेशन। मेरा भी ये मानना है। ज्योग्राफिकली आज एक आइडेंटिटी के तौर पे वो उसको ले रहे हैं। मगर इन्होंने इतनी फॉल्ट लाइन्स लगा दी है, 2015 तक तो ऐसा नहीं लगता था मुझे कि ये कुछ कर पाएंगे। जो इन्होंने सबसे बड़ी अपनी पैरों में कुल्हाड़ी मारी है वो सीपैक का मसला ला करके इन्होंने चाइनीज को सोचा कि ले आएंगे और चाइनीज इनके लिए मगर आज चाइनीज के लिए ये भी एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है। केवल ये नहीं कि उन्होंने $65 बिलियन वहां पर खर्च कर दिए हैं। देखिए क्या हो रहा है। और आपने जमाल साहब को जो ध्यान, उन्होंने एक रेलवे लाइन की जो बात की कि केवल यदि आप ये क्वेटा की रेलवे लाइन जो सीबी से होते हुए जो हिंटरलैंड से आ रही है, रमियार खान से होते या मुल्तान से आ रही है, ये पंजाब से आती है और ये जाती है चमन क्रॉसिंग के ऊपर में। स्पिन बोल्डक आपने सुना होगा, कंधार जो है, जो यहाँ पर पहले जो इनकी परिकल्पना थी तो वो कहते थे सस्तान, जो बलूचिस्तान है, जो ईरान है,
प्रॉब्ली वो नहीं मानते थे कि अफगानिस्तान के साथ इसका कोई संबंध है। मगर आज बीएलए जो है, और अभी आप सुन रहे होंगे खबरों में आ रही है कि इनके हैंडलर्स वहां बैठे हुए और वहां से चीजों को हो रहा है, जो कि चमन यदि आप लें क्वेटा में इनका, वहां पर इनकी स्टाफ कॉलेज है, पाकिस्तान मिलिट्री की बहुत बड़ा बेस है और उनकी एक कोर वहां लगी हुई है। अधिक कोर वहां लगने के बाद एक कोर है, और इसी तरह देखें सिंध के अंदर इन्होंने जो कोर लगा रखी है, इसके बीच में ये इतनी बड़ी कार्रवाइयां हो जाना, और ये लगातार चल रहा है। यदि आप देखिए 83 के आसपास में इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं और ये कुछ नहीं कर पा रहे, ये केवल एयर अटैक करते हैं, या अभी भी ना ये कह रहे हैं कि हम स्ट्रॉमिंग करेंगे, मास फायरिंग करके लोगों को मारेंगे, 180 आसपास दिखाएंगे, इसलिए 200 में ताबूत लेकर आ चुके हैं, क्वेटा में पहुंचा दिया है इन्होंने। तो इनकी बस की बात नहीं है कि मिलिटरली ये जमीन, जिसको हम कहते हैं बूट्स ऑन ग्राउंड के ऊपर में एक्शन कर सकें। भले ही उन्होंने कहा कि 5 बटालियन, कोई कह रहा था अभी 3 की बातें कर रहा है कि जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो इस इलाके में आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वो बड़ी तादाद में मिलिटरली जब मैं देखता हूँ तो बस और बूते से ध्यान आया। चलिए इस सवाल में उछाल देता हूं कि साहब पाकिस्तान सरहद पार आरजू काजमी से। आरजू, थोड़ा लाइटर मोड पे, आप लोग आमंत्रित कर रही थी चैंपियंस ट्रॉफी में, आपके आईएसआई वाले, आपके पाकिस्तानी आर्मी, वो तो खुद को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, आप बुला रहे थे हमारे भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम को वहां पर, क्या हालात होते? अभी तो ये भी चर्चा है। डेफिनेटली ये एक वाकई में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जाहिर है कि अगर हम बुला रहे थे तो हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके रखते। अब बम फूट जाता है, इंटरनेट बंद हो जाता, मोबाइल सर्विस सस्पेंड कर दी जाती, ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर घूमते दिखाई देते आपको, तो कुछ ना कुछ तो किया जाता जो यहाँ पर किया जाता है। लेकिन बात सारी ये क्या, जब मैं सुनती हूँ लोग बात करते हैं और सेना साहब भी अक्सर कहते हैं कि सिंधु देश बनने की भी बात की जाती है, केपीके के लिए भी कहा जाता है कि वो भी अलग होना चाहते हैं, बलूचिस्तान के लिए भी आप बात कर रहे हैं कि वो भी अलग होना चाहते हैं, तो फिर क्या बच जाएगा? सिर्फ पंजाब। शायद इसीलिए कुछ टाइम पहले नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि पीआईए खरीद के उसका नाम पंजाब एयर रख देंगे, और जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि आप पंजाब एयर क्यों रख देंगे, तो मेरे ख्याल में उनके माइंड में यही कुछ चल रहा होगा कि सब लोग अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल इस किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान फेस करता रहता है, लेकिन पॉलिसीज इनकी जो है वो ठीक नहीं है, और यही पॉलिसीज की वजह से ही हम ये सब कुछ भुगत रहे हैं और देख रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मानने को ये तैयार नहीं है। जब जिस जमाने में ये अफगानिस्तान जा रहे थे और वहां जाके मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और कावा पिया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जी ये तो बड़ा हमने जबरदस्त काम किया, आज वही चीज हमारे गले पड़ गई है। अब वही चीज हमें अचानक से बांग्लादेश से प्यार आ गया है हमें, और हम आना जाना हमने बांग्लादेश में शुरू कर दिया है। अब देखें वहां से कब ये जिसे कहते हैं ना कि हमारी टेंशन कब शुरू होगी वहां से। लेकिन इस वक्त तो यकीनन जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ऐसे में हम यही बात कर रहे हैं कि कौन आएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन आएगा यहाँ पे, जो इंटरनेशनल कंपनीज है वो क्यों आएंगी। और उसके साथ साथ चाइना का जो हाल आपने देखा है, 11 साल में सीपीसी जो है वो ज़रा भी आगे नहीं बढ़ा है हर बार जाकर, क्योंकि चाइना को भी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जब कभी उसे भारत को आंखें दिखानी होती हैं तो हम ही काम आते हैं। अमेरिका को भी हमारी ज़रूरत है, जब अफगानिस्तान को या चाइना को या इवन भारत को आंखें दिखानी होती है, तो हम तो इसी तरीके का काम सालों से करते आ रहे हैं और अब अनफॉर्चुनेटली हम इसी के आदी हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन जो है इस वक्त वाकई में बहुत ख़राब है, और डेफिनेटली बहुत से लोग कहते हैं कि जी सबकी जरूरत पाकिस्तान है। आप बार बार चाइना बोलती है, अमेरिका बोलती है, हर जगह से, लेकिन पाकिस्तान की जरूरत क्या है इस वक्त? क्या पाकिस्तानी हुक्मरान इस पर विचार करते हैं कभी? देखिए मैं यही कह रही हूँ, पाकिस्तान को आदत पड़ चुकी है कि ना हमने काम करना है, ना हमने ट्रेड करनी है, ना अपने नेबर्स के साथ हमने कोई ढंग से रहना है। हम अभी इसी तरह के पैसे हमें मिला करते हैं, ऐसे ही फंड्स हमें आते हैं। पहले हम अफगानिस्तान के नाम पे फंड ले रहे थे, अब हम किसी और तरह से फंड ले रहे होते हैं। तो हमारे यहाँ तो यही एक सिलसिला बन गया है, और अनफॉर्चुनेटली ये मुझे फिलहाल बहुत जल्दी ये सिलसिला खत्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है कमर आगा साहब, ये हालात अगर लंबे खिंचते हैं तो फिर आप कैसे देख रहे हैं आगे सिनेरियो? देखिए हालात बहुत बुरे हैं। दूसरी बात ये कि ये उम्मीद करना कि पाकिस्तान की सेना जो है वहाँ के ऊपर कोई एक सेटलमेंट कर लेगी बातचीत के माध्यम से, इसको बलूचिस्तान के मसले को हल करने की, तो ये तो सेना का काम होता नहीं। बातचीत जो कुछ भी इंग्लैंड में हुआ या आयरलैंड और दूसरी चीज़, वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनता की सुनती है, जनता का
के जो ध्यान होता है उसकी तरफ उसका अटेंशन होता है। उसको इलेक्शन लड़ना जीतना होता है अगला, उनको ना तो इलेक्शन जीतना है ना उन्हें सत्ता छोड़नी है। वो तो देखते हैं कि एक ही चीज़ है सत्ता में रहने के लिए, दमन की नीति। वो उन्हीं ने बांग्लादेश में भी की, अब वही बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी कर रहे हैं। वहाँ पे भी हज़ारों लोग मिसिंग हैं। वहाँ पे जो वो है पश्तून मुहाफिज मूवमेंट यही बात डिमांड कर रहा है कि भैया वो जो लोग मिसिंग हैं उनका हमें पता बताओ, कहाँ है। पावरफुल मूवमेंट है। एक वजह और है कि जो ये टूट नहीं पा रहे हैं, अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं, वहाँ जो इस्लामिस्ट मूवमेंट था उसने बड़ा कन्फ्यूजन किया। जो आम जनता है वो अब थक चुकी है इस्लामिक मूवमेंट से। वो नहीं चाहती कि इस्लामिक मूवमेंट, उनको लगता है कि ये सेना का को प्रमोट करती है। अब वो जहाँ जहाँ सेकुलर मूवमेंट बढ़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में ये जो टीटीपी है उसकी वजह से जो पॉपुलर मूवमेंट है वो मास मूवमेंट नहीं बन पाया। उसकी वजह ये है कि वो लोग टीटीपी को नहीं चाहते कि सत्ता में आए। बलूचिस्तान में सेकुलर मूवमेंट अब पावरफुल हो गया है क्योंकि इस्लामिक मूवमेंट वहाँ पे काफ़ी कमज़ोर हमको नज़र आता है। दूसरी बात ये कि सेना का जो इन जनरल वहाँ पे रेपुटेशन है वो बहुत आम जनता में अब एक्सपोज हो चुकी है। इमरान खान ने तो पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया उसको, और सब लोग अब ये मान गए हैं कि सेना एक पार्ट है प्रॉब्लम की। और बलूचिस्तान को या खैबर पख्तूनख्वा को रोकना बहुत मुश्किल होगा। खैबर पख्तूनख्वा मेरे ख्याल है पहले चला जाएगा क्योंकि उनके बॉर्डर वो अफ़गानिस्तान में दूसरी तरफ भी पश्तून हैं, तालिबान हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये कि इनकी मास सपोर्ट इनको बहुत ज़्यादा है, पूरी आम जनता इनके साथ नज़र आती है। ऐसे मूवमेंट को दबाना, अगर दबाते हैं बीएलए को, तो मैं समझता हूँ कुछ दिनों के बाद उससे ज़्यादा पावरफुल मूवमेंट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा, अकबर बुख्ती ने एक सलूशन रखा था। अगर उस वक़्त आर्मी जनरल्स मान लेते, वो ये कह रहे थे कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दो, हमको जो रेवेन्यूज़ हैं गैस के, तेल के और मिनरल्स के, उसमें शेयरिंग होनी चाहिए। वो सब बातें उन्हीं ने रखी थी। वो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, वो इन्हीं ने किया नहीं। न सेना डेवलपमेंट करती है, न किसी तरह का कंसेशन देने पे तैयार है बलोच को। तो फिर आखिर यही होना ही है, उसके अलावा और होगा क्या। ठीक है, जमाल नासिर बलोच जुड़े हुए हैं अभी। नासिर, भारत से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया था लेकिन आपका स्पष्ट रुख सामने आया नहीं, तो भारत से क्या उम्मीद है? देखिए, भारत जो हमारा पॉलिटिकल एक ओपिनियन ये है कि हमारा मसला उस वक्त शुरू हुआ जब भारत को पार्टीशन किया गया इस्लाम के नाम पर। तो भारत की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज पाकिस्तान इज अ फॉर्मर टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रीजन में कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन की तरफ ले जाने में अपना किरदार अदा करें, बलोच को हमको सपोर्ट करें, और सिर्फ बातों से नहीं, बीजेपी के जलसों में नहीं, वो एक पॉलिसी ला, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू इन्वेस्टिगेट करे कि बलूचिस्तान, क्योंकि देखिए बलूचिस्तान ऑक्युपाई हुआ था यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के लाने के बाद। इंटरनेशनली और लीगली स्पीकिंग वो इलीगल ऑक्यूपेशन में आता है, लेकिन उस इलीगल ऑक्यूपेशन को ट्रिगर करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को ट्रिगर करने के लिए आपको स्टेट स्पॉन्सर कोई ये प्रोसेस चाहिए यूनाइटेड नेशन के थ्रू, जिस पर इन्वेस्टिगेशन हो सके और यूनाइटेड नेशन अपने किरदार अदा कर सके कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए। तो इस तरह की पॉलिटिकल चीजें हिंदुस्तान कैपेबल है करने के लिए। तो वो किरदार अदा करना चाहिए कि ये इतने कत्ल गारत हो रही है और बलूचिस्तान पर जुल्म ज्यादतियां की जा रही हैं, तो उसका एक हिस्टोरिकल रोल है यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान इज ए फॉर्मर इंडियन टेरिटरी। और मेरे ख्याल से हिंदुस्तान किरदार अदा कर सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि कर पाएगी। बलोच की जनता क्या सोचती है भारत के लिए? बलोच की जनता, देखिए बलोच आर नॉट फेनेटिक्स। हमारे लिए हमारी आइडेंटिटी बलोच नेशनल आइडेंटिटी है। हमें इस्लाम और वो जो भी है हमारे एक रिलीजन है, लेकिन हम इस्लामिस्ट या पॉलिटिकल इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं। तो हमारे लिए, हमारे यहाँ खुद हिंदूज हैं, हमारे यहाँ मंदिर हैं, तो हमें हिंदुस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, हम उनको ऐसे फ्रेंड देखते हैं। ये मौके की बात है, वक्त की नजाकत है, या फिर वाकई ऐसा है वहाँ?
नहीं, वहां पर बहुत से मंदिर हैं वहां पर, जैसे मरी कबाइल हो गए, वहां पर उनके अपने मरी नहीं, हिंदू। भारत के प्रति जो लगाव है, जो झुकाव है, वो मौके की नजाकत है या फिर ऐसा ही वाकई है सीन सिचुएशन के अकॉर्डिंग? हाँ, नहीं नहीं, इसी तरह है मेरे ख्याल से, मौके की नजाकत में नहीं कहूंगा, लेकिन वो हिस्टोरिकल। मैं एक आपको, आपके पास भी टाइम कम है। जब बरतानिया ने बलूचिस्तान पर हमला किया और जो बलूच सॉवरन थे, मेहराब खान लड़ रहे थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर दीवान बुच्चा मोल्ड एक हिंदू थे, जिन्होंने खान के साथ मिलकर बलूचिस्तान के लिए लड़े और शहीद हो गए। तो ये एक रिलेशन आज का नहीं है, ये हजारों साल से चलता आ रहा है, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक अपडेट आ रहा है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उनकी तरफ से जानकारी आ रही है कि जो ट्रेन है उसको क्लियर करा लिया गया है और जो बलोच जो लड़ाके थे वो हॉस्टेजेस के साथ पहाड़ी की तरफ चले गए हैं। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन ये शुरुआती जानकारी अभी आ रही है कि ट्रेन को क्लियर कर लिया गया है और साथ में ये भी जानकारी आ रही है कि ऑपरेशन जो है वो अभी चालू है और जो मिलिटेंट्स हैं उनको पकड़ने की कोशिश या उनको एक स्ट्राइक के जरिए मारने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान की सेना की तरफ से की जा रही है। एक छोटा सा सवाल, अगर मिल पा रहे हो इनपुट, तो कितने लोग हैं अभी कब्जे में जो हॉस्टेजेस हैं? ट्रेन छूट गई है लेकिन कितने हैं? क्या कुछ हैं साथ या फिर सारे हैं? जो जानकारी आई उसके मुताबिक 17 के आसपास जो बंधक है उसको लेकर पहाड़ी की तरफ गए हैं, लेकिन ये तादाद ज़्यादा बड़ी हो सकती है। वो इलाका ऐसा दुश्वार है कि वहाँ पे लगातार वहाँ से अपडेट नहीं आता है और बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है उसने अभी एक ताज़ा बयान जारी किया है जिसमें साफ तौर पर कहा है कि अब सिर्फ 24 घंटे का वक्त रह गया है पाकिस्तान की सरकार के पास। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो बाकी हॉस्टेजेस को वो उसकी जान ले लेंगे। तो हमारे साथ तो जमाल साहब जुड़े हुए हैं ना, उनके पास डायरेक्ट इनपुट्स आ रहे होंगे, चाहे तो वो साझा कर सकते हैं। जमाल साहब, आपको क्या जानकारी मिल रही है, अगर आप ना छुपाएं तो? जी, मैं भी वही जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से, मैं भी वही देख रहा हूँ। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि देखिए, एक बार पाकिस्तान इज द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन, उनके पास मसला नहीं है फौजियों को मरवा देंगे, कुछ और भर्ती करेंगे, कह रहे हैं इकोनॉमिक के हिसाब से नए जॉब हमने लोगों को दिया, तो उनके लिए ह्यूमन लाइफ्स वर्थ नथिंग, तो वो अपने फौजियों को भी मरवा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा के साहब, अब भारत के लिहाज से अगर देखें, या फिर चलिए हम सीधा एक दूसरा सवाल ले लेते हैं, जो सिपेक है वो पाकिस्तान का विनाश करेगा, इसको इस तरह से भी मान लें? एब्सोल्युटली, ये तो मैं पहले दिन से ये बात करता हूं। देखिए, बहुत ज्यादा डिस्प्यूट है हमारे गिलगिट बल्तिस्तान और पीओके से होता हुआ, वो हमारी धरती है, ये पाकिस्तान की धरती नहीं है। जो इन्होंने हिमाकत की है, भारत ने सीपैक को तो ज्वाइन नहीं किया, उन्होंने बेल्ट ऑफ रोड इनिशिएटिव की हम जब बात करते हैं, तो चाइना ने एक बहुत बड़ा चाल, और इन्होंने सोचा कि शायद हमने एक ऐसा चीज मारा है, मसला किया है कि पूरी चीज हमारे बस में आ जाएगी। देखिए, आज हम तो ये कह रहे हैं ना पीओके की, अभी तक तो हम डिप्लोमेटिकली बात कर रहे हैं, मिलिट्री ऑप्शंस भी हैं। तो आप ये बताइए, उसका जो मेन हिस्सा है जो वहां से गुजरता है, बलूचिस्तान डिस्टर्ब है, खैबर केपी टोटल डिस्टर्ब है। तो ये सीपैक जो है, ये तो देखिए ना, अभी इनको $4 बिलियन देने थे, 2022 से ही देने थे चाइना को, केवल इन्होंने $65 बिलियन का यदि इन्होंने कहते हैं 2015 से ना, तो ये तो कहते थे ना कि सोने का हमारा और पहाड़ों से भी ऊंचा, हिमालय से भी ऊंचा, सागर से भी गहरा हमारा संबंध है। तो ऐसे ही होती है, जब आते हैं ब्रिटिशर्स, इंडिया में आई थी सोने की चिड़िया, वो खा के चली गई, और पाकिस्तान, क्योंकि ये हमारी धरती है, यदि आप मेरा माने, मेरी अपनी एम्बिशन ये है कि भारत का जो बड़ा है, बृहद, हम अभी भी हम अखंडित हैं। ओके के साहब, अगर थोड़ा मजाक में समझ लें तो देखिए ना, ट्रेन तो छुड़ा नहीं पा रहे हैं, लेकिन कश्मीर की बात करते हैं। अरे साहब, इनके ये इसी के ऊपर जिंदा है, जैसे आरजू कहते हैं, ये कभी चाइना के लिए काम करते हैं, क्या मैं अमेरिका, ये फ्रंट लाइन स्टेट एक लेते थे और कहते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ अफगानिस्तान से, मगर स्क्वीज हो गए ना, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो कट गया ना इनका। अब बलूचिस्तान से कटेंगे। कोई कहता है कि बाल्कनाइजेशन, आई कैन सी इट इज नॉट ओनली द बिगनिंग और डॉन है, मेरे तो ये दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो हमारे बलूच भाई हैं बैठे हुए यहाँ, जो उन्होंने कहा कि वी हैव टू एक्सेप्ट 2 नेशन, और ये मानता हूं ये हो चुका है, पाकिस्तान और बलूचिस्तान अलग हो चुके हैं। देखिए, ये चीजें तो होती रहती हैं, मगर लोगों का प्राइसिंग कितना, हम केवल बीएलए की बात करते हैं, ठीक है,
BLUF की नहीं बात करते, last 10 UBA seconds, की नहीं बात करते, LEB की नहीं बात करते, BRA की नहीं बात करते। ये फैक्शन सारे जुड़ गए हैं अब तो। और ये इनका जो सेफ है ना, हेलमंड प्रोविंस है अफगानिस्तान से, वहां हो रहा है। उमा, तो क्लोजिंग कमेंट आपका। है। एक मेरा सवाल आपसे है, जो पाकिस्तानी आवाम है, जो बलोच की भी आवाम है, वो कश्मीर पर हमेशा से फोकस करती रही, और जिस तरह से एक विकास की रफ्तार, विकास की धारा एक कश्मीर ने दिखाई है दुनिया के सामने, चाहे वो पाकिस्तान के लोग भी हैं, बलोच के भी लोग हैं, दुनिया देख रही है, तो क्या है एक सिंपैथी भारत के लिए और बलोच और पाकिस्तान में जो जनता है वो कश्मीर को देखकर एक सोच उनकी बदली हुई है? जी देखिए, ये तो अगर आप पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे भी सोच बहुत ज़्यादा बदली हुई है। मैं कश्मीर में तकरीबन 2.5 साल रहा हूँ, और वहाँ के बाद जब पाकिस्तान जाता हूँ तो वहाँ पे लोगों से जब बात करता हूँ तो कहते हैं कि आपके कश्मीर में इतनी ज़्यादा तरक्की है कि हमारा मन करता है कि हम भी वहाँ आकर रहें। ये अलग बात है कि भौगोलिक रूप से ये संभव नहीं है, लेकिन ये बात तो है कि जो कश्मीर की तरक्की को देखकर बाकी जो पाकिस्तान के खासतौर पर ऐसे इलाके, बलूचिस्तान जैसे इलाके जहाँ पर तरक्की के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। अभी जमाल साहब बता रहे थे कि कैसे जो ब्रिटिश के ज़माने की जो बनी रेल है उसके अलावा वहाँ पर कोई तरक्की का कोई जो तस्वीर है वो नज़र नहीं आती। तो लोगों का तरक्की से दिल जुड़ता है, ये तो सीधी सी बात है। और यहाँ पर पाकिस्तान के लोगों की जो राय है वो ज़रूर तरक्की के साथ जुड़ती नज़र आती है। बहुत बहुत शुक्रिया उमाशंकर सिंह आपका। आरजू काज़मी जुड़ी थी, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्कन थयाल साहब बहुत शुक्रिया, कमर आगा साहब बहुत शुक्रिया, मेजर जनरल के सिन्हा साहब बहुत शुक्रिया, जमाल नासिर बलोच आपका बहुत विशेष धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद आप सभी दर्शकों का मुकाबला में मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत, और ठीक आधे घंटे के बाद शाम 7:30 बजे बिहार के नेताओं में तू मैं आऊंगा आपके साथ एक और डिबेट के साथ। छोटा सा ब्रेक, बने रहे, देखते रहें एनडीटीवी।